हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग विपिन चंद्रा की बुक आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, और साथ ही साथ आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और अगर आप इस बुक को काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आधुनिक भारत का इतिहास आपका कंप्लीट मान लीजिए। तो अध्याय 1 मैं पढ़ा चुकी हूँ पूरा कंप्लीट, अध्याय 2 में पढ़ा रही हूँ। तो मैं समझा के पढ़ा रही हूँ, आपको रिवीजन के साथ पढ़ा रही हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे दूंगी। और जितना मैं टिक करके यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मतलब जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूरा का पूरा मैं लेसन आपको नहीं पढ़ाने वाली। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं वही पढ़ाऊंगी। और जो मैंने पीडीएफ बना के जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, उसमें भी मैंने जितना टिक किया है उतना ही मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप पीडीएफ ओपन कर लीजिए और वहाँ से आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिएगा और मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलिए। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप बुक ओपन कर लीजिए। तो देखिए कहाँ तक हम पढ़ चुके थे। सेकेंड अध्याय 2 है भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, अध्याय 2 है आधुनिक भारत के इतिहास में विपिन चंद्रा की बुक की मैं बात कर रही हूँ। तो कौन कौन सी हेडिंग्स आप पढ़ चुके हैं। यूरोप के पूर्वी व्यापार में एक नया दौर। यूरोप के पूर्वी व्यापार में एक नया दौर। यूरोप वाले एशिया की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं क्योंकि वास्को डी गामा समुद्री मार्ग की खोज कर देता है और बहुत सी चकाचौंध एशिया की तरफ खींच रही है यूरोप के व्यापारियों को। ठीक है, फिर आगे हम क्या देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार। देखिए जब सबसे पहले पुर्तगाली और डच आए यहाँ पे व्यापार करने के लिए, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा उठा के गए क्योंकि पुर्तगालियों को एकाधिकार प्राप्त था। ठीक है, लेकिन अंग्रेज भी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगे और वो भी चाहने लगे कि उन्हें भी मलमल का व्यापार, खादानों का व्यापार, मसालों का व्यापार ये भी करना है। तो वो भी भारत की तरफ आकर्षित होने लगे और हमें देखने को मिलता है कि 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक मर्चेंट कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है और इसको एकाधिकार कौन देता है, महारानी एलिजाबेथ रॉयल चार्टर के द्वारा एकाधिकार दे देती है कि वो पूर्व में जाके व्यापार कर सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और बहुत तेज़ी से वो अपने पैर फैलाने लगती है और इतनी तेज़ी से फैलाने लगती है कि वो कुछ समय में मुगल अंपायर से भिड़ जाती है। और मुगल अंपायर में किसके शासन में, औरंगजेब के शासनकाल में भिड़ जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, लेकिन 1707 के पहले ही, जैसे हम देखते हैं 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिल जाता है कि वो व्यापार कर सकती है पूर्व में। उससे पहले ही वो भारत में व्यापारिक सत्ता नहीं, राजनीतिक सत्ता स्टार्ट करना चाहती है और वो भारत की तरफ, जिसे आप बोल सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर, व्यापारिक नहीं राजनीतिक, वो सब कुछ अपने हिसाब से मेंटेन करना चाहती है, पूरा कंट्रोल लेना चाहती है। बहुत तेज़ी से बढ़ती है और वो औरंगजेब से टकरा जाती है, मुगल अंपायर से टकरा जाती है, जिसका बहुत बुरा हाल होता है। फिर भी वो हाथ पैर जोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं और उन्हें 1.5 लाख के जुर्माने के साथ माफ़ कर दिया जाता है और फिर से वो व्यापार करना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि बंगाल पर दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव। देखिए दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य के अंत के बाद कोई बड़ा साम्राज्य बचता नहीं है और अब मार्केट में अंग्रेजों के अलावा एक और नई शक्ति उभरी थी, वो थी फ्रांस। ठीक है, स्टार्ट में पुर्तगाल थी, पुर्तगाल को अंग्रेजों ने दबा दिया और खुद बढ़ने लगे। अब अंग्रेजों को दबाने के लिए फ्रांस एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा था, विश्व में भी और भारत में भी। फ्रांस की भी नज़र भारत की तरफ काफ़ी पैनी और तेज़ हो गई थी। तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव होता है। हम पढ़ रहे थे बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। ठीक है, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। प्लासी का युद्ध हम कल पढ़ चुके थे। 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच होता है। अंग्रेज जीत जाते हैं, सिराजुद्दौला हार जाता है। सिराजुद्दौला की प्रॉब्लम पता है क्या रहती है, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, बहुत जल्दी से गुस्सा आता है और गुस्से में आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जो भी डिसीजन, निर्णय लेते हैं वो गलत ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो हम पढ़ चुके थे कि सिराजुद्दौला बहुत युवा और जल्द क्रोधित हो जाने वाला था। अपने दादा अली वर्दी खां की जगह गद्दी पर बैठा था। उसने अंग्रेजों से मांग की थी कि वे जिन शर्तों पर मुर्शिद कुली खां के ज़माने में व्यापार करते थे, उन्हीं शर्तों पर वो अब भी व्यापार करेंगे, पर अंग्रेजों को ये मंजूर बिल्कुल भी नहीं था। अंग्रेजों ने जो दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों से हारकर खुद को ताकतवर महसूस कर रहे थे। देखिए फ्रांस को वो हरा चुके थे अंग्रेज दक्षिण में, डुप्ले को वापस भेज चुके थे, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। डुप्ले गवर्नर जनरल था फ्रांस का,
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे। प्रॉब्लम क्या थी ना कि फ्रांस सरकार फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में पूरी तरह से हावी थी, तो जो भी फ्रांस सरकार डिसीजन लेती फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी उसको बिल्कुल वैसे ही अपनाती थी। डुप्ले वापस जा चुका था, करारी हार हो चुकी थी फ्रांस की दक्षिण में, तो अंग्रेज बहुत ज़्यादा खुश थे, गदगद थे इस जीत से अपने। तो वो क्या करते हैं, इस चीज़ को नहीं मानते। जो सिराजुद्दौला कहता है कि आपने जैसे व्यापार किया था मुर्शिद कुली खां के ज़माने में, आपको वैसे यहाँ पे व्यापार करना है, लेकिन वो नहीं मानते हैं और क्या करते हैं, प्लासी का युद्ध करते हैं और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। माने से इनकार कर देते, वे अपने मालों पर नवाब को कर चुकाने को तैयार नहीं होते, उल्टे उन्होंने उन भारतीय माल पर भी भारी महसूल लगा दिया जो कलकत्ता देते। उल्टा उन्होंने खुद ही कंट्रोल पावर अपने हाथ में लेके उन पर भारी टैक्स लगा दिया, तो सामान कलकत्ता आते थे। ठीक है, इस बात पर स्वाभाविक था कि नवाब क्रोधित होता, उसे शंका थी कि कंपनी उसकी शत्रु और बंगाल की गद्दी की लड़ाई में उसके दुश्मनों का साथ दे रही है। नवाब भी धीरे धीरे समझ चुका था कि अंग्रेज अब उसके खिलाफ हैं और साथ ही साथ जो उसके दुश्मन, यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बिल्कुल वही यहाँ पे नीति अपनाई जा रही थी। तो सिराजुद्दौला ये समझ रहा था कि अंग्रेज उसके तो खिलाफ ही हैं और उसके दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। ठीक है, जोश, जल्दबाजी और पर्याप्त तैयारी किए बिना सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। बहुत स्पीड में है, हम प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी क्या करता है, जोश और जल्दबाजी में, मैंने पहले ही आपको बताया कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इसको, दिमाग से बहुत कम काम लेता है, जज्बातों में आके बहुत जल्दी काम लेता है ये। जोश, जल्दबाजी और पर्याप्त तैयारी किए बिना सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया, फिर कलकत्ता की ओर कूच किया और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। अपनी आसानी से मिली इस जीत की खुशी मनाने वह कलकत्ता से वापस आ गया और अपने जहाज़ों में बैठकर भागते अंग्रेजों पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब वो अपनी जीत में इतना ज़्यादा खो गया कि उसको जो स्टार्टिंग की जीत मिलने लगी, बहुत आसान जीत मिलने लगी, वो अंग्रेज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था कि जो अंग्रेज़ जहाज़ों पर बैठ के भाग रहे थे कि अंग्रेज़ समुद्री मार्ग में, समुद्रों में वो काफ़ी मजबूत स्थिति में थे। ठीक है, भाग रहे थे। फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि यह एक गलती थी क्योंकि उसने दुश्मनों की ताकत को कम आंका था। अपने दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अंग्रेज अधिकारियों ने समुद्र के निकट फुल्टा में शरण ली, जिसे उनकी जहाज रानी संबंधित श्रेष्ठता ने सुरक्षित बना दिया था। यहाँ अब वे मद्रास में सहायता मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच वे नवाब के दरबार के प्रमुख लोगों के साथ साजिश और गद्दारी का ताना बाना बुनते रहे। साम दाम दंड भेद, मैं हर लेक्चर में आप लोगों को बताती हूँ, अंग्रेजों ने सब के सब अपनाए थे भारत पे अधिकार करने के लिए। तो वो आंतरिक साजिश भी करने लगते हैं। जो भी सिराजुद्दौला यानी नवाब के मेन आदमी होते हैं, उनको भी धीरे धीरे अपने पक्ष में लेने लगते हैं, खरीदने लगते हैं। साजिश और गद्दारी का ताना बाना बुनते हैं। इनमें प्रमुख थे मीर जाफर, जो मीर बख्शी के पद पर था, मानिक चंद, जो कलकत्ता का अधिकारी था, अमी चंद, जो एक धनी व्यापारी था। देखिए, बिना विभीषण के रावण की मृत्यु कभी नहीं होती। तो बिना, जो गद्दार होते हैं देश के, राज्य के, बिना इनकी सहायता के कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य के अधीन नहीं हो सकता। तो बिल्कुल यही हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्या होता है, मीर जाफर, मीर बख्शी, मानिक चंद जो कलकत्ता का अधिकारी रहता है, अमीन चंद जो एक धनी व्यापारी रहता है, जगत सेठ जो बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था, खादिम खान जिसकी कमान में नवाब की सेना का एक बड़ा भाग था, मद्रास से एडमिरल वॉटसन और कर्नल क्लाइव की कमान में एक बड़ी नौसैनिक और सैनिक सहायता भी आ पहुंची। क्लाइव आ जाता है। क्लाइव ने 1757 के आरंभ से दोबारा कलकत्ता को जीत लिया और नवाब को मजबूर करके अंग्रेजों की सारी मांगें मनवा ली। ठीक है, अब देखिए नवाब को वो धीरे धीरे अपने पक्ष में तो नहीं बोल सकते क्योंकि नवाब बहुत जज्बातों के साथ काम करता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, सिराजुद्दौला को वो हरा रहा है और धीरे धीरे अपनी सारी बातें मनवा रहा है। अंग्रेज फिर भी संतुष्ट न हुए। उनका उद्देश्य इससे कहीं बहुत अधिक था। उन्होंने सिराजुद्दौला की जगह किसी पिट्ठू को बिठाने का फैसला लिया। बंगाल की गद्दी पर युवा नवाब की जगह मीर जाफर को बिठाने की जो साजिश नवाब के दुश्मनों ने रची थी, उसमें शामिल होने के बाद अंग्रेजों ने नवाब के सामने ऐसी मांगें रखी जिन्हें पूरा करना संभव था। दोनों पक्षों को लग गया था कि उन्हें जल्द ही एक निर्णायक युद्ध लड़ना पड़ेगा। देखिए, क्लाइव जानता था कि सिराजुद्दौला से, अगर सिराजुद्दौला को हमने गद्दी पर बैठे रहने दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भविष्य में हो सकता है सिराजुद्दौला हमारे लिए फिर मुसीबत खड़ी कर दे। तो उसने सोचा कि एक अपना पिट्ठू बैठाते, एक अपना बंदा बैठाते हैं गद्दी पर, ताकि हम जो भी कहेंगे वो चुपचाप आसानी से मान लेगा। तो वो सिराजुद्दौला के सामने ऐसी मांगे रख देता है जो वो नहीं मानता, और सिराजुद्दौला इनके सामने भी ऐसी मांगे रख देता है जो ये अंग्रेज नहीं मान सकते। तो अब सिर्फ एक ही तरीका बचता है, वो है युद्ध।
निर्णायक युद्ध लड़ना होगा। 27 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर प्लासी के मैदान में उनकी सेनाएं आमने सामने हुई। प्लासी का यह निर्णायक युद्ध केवल कहने को युद्ध था। अंग्रेज पक्ष के केवल 29 लोग मरे थे, जबकि नवाब के लगभग 500 सैनिक मरे थे। अंग्रेज के 29, नवाब के 500 मर गए थे। तो एक तरफा तो मुकाबला था ही। 500 सैनिक नवाब के और अंग्रेजों के केवल 29। ठीक है, तो ये पहले से निर्णायक सिद्ध हो गया कि यही हारेगा और अंग्रेज जीतेंगे प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध में हमें क्या देखने को मिलता है कि मीर जाफर और राय दुर्लभ जैसे गद्दारों की कमान में नवाब की काफी सेना लड़ाई में उतरी ही नहीं, क्योंकि कमान तो इनके हाथों में थी सेना की, और इन्होंने जो सेना थी, नवाब की सेना जो इनके अंतर्गत काम कर रही थी, ये सेनापति के पद पे थे या सैन्य परीक्षण के पद पे थे, इन्होंने अपनी तरफ कर ली सेना, और सेना को जैसे आप बोल सकते हैं भड़का दिया कि नहीं आप नवाब की तरफ से मत लड़ो, तो सेना लड़ी ही नहीं, आधी से ज़्यादा सेना। जैसे कमान नवाब की काफ़ी सेना लड़ाई में उतरी ही नहीं। नवाब के सैनिकों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही मीर मादन और मोहन लाल की अगुवाई में बहादुरी और जोश से लड़ता रहा। नवाब को मजबूर होकर भागना पड़ा, मगर वह पकड़ा गया और मीर जाफर के बेटे मीरन के हाथों मारा गया। सिराजुद्दौला कैसे अंत हो जाता है? अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, यही इनका पिट्ठू रहता है, घोषित किया, और फिर उससे अपना इनाम मांगने लगे। कंपनी को बंगाल, अब धीरे धीरे वो बंगाल को खत्म कर देंगे, एकदम खोखला कर देंगे। इसीलिए तो उन्होंने अपना बंदा बैठाया था, अपना पिट्ठू बैठाया था कि किसी भी तरह हम कुछ भी मांग रखेंगे वो चुपचाप मान लेगा, क्योंकि हमारी ही वजह से ये गद्दी पर बैठा है। मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया जाता है, फिर उसने अपना इनाम मांगने लगता है और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार मिल जाता है। जो कंपनी चाहती है वो उसे मिल जाता है। उसे कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी भी मिल गई। कलकत्ता पर हमले के हर्जाने के रूप में मीर जाफर ने कंपनी और नगर के व्यापारियों को 1,70,00,000 रुपए दिए। हर्जाने के तौर पर 1,70,00,000 किसने दिए? मीर जाफर ने दिए। इसके अलावा यह भी मान लिया गया कि ब्रिटिश व्यापारियों और अधिकारियों को अपने निजी व्यापार पर कोई कर नहीं देना होगा, अपने निजी व्यापार पर भी इनको कोई कर नहीं देना होगा, मतलब हद है। प्लासी के युद्ध का असीम ऐतिहासिक महत्व रहा। इसने बंगाल तथा अंततः पूरे भारत पर अंग्रेजों के अधिकार का रास्ता खोल दिया। इसने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ाई और एक ही बार में अंग्रेजों को भारतीय साम्राज्य के प्रमुख दावेदारों की कतारों में लाकर खड़ा कर दिया। प्लासी का युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध माना जाता है भारत के इतिहास में, क्योंकि यहीं से अंग्रेज एक मजबूत नींव, एक मजबूत पैर के साथ भारत में जम जाते हैं प्लासी के युद्ध के बाद। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र इनके हाथ में आ जाता है ना, बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांटने के लिए कहा था तो उसने यही तो नीति रखी थी कि बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी, एक साथ इसको संभाला नहीं जा सकता। बंगाल बहुत बड़े क्षेत्र में था। तो जब प्लासी के युद्ध में अंग्रेज बंगाल जीत लेते हैं तो ये साबित हो जाता है कि अब अंग्रेजों की दावेदारी भारत पर काफी मजबूत हो चुकी है। मीर जाफर ने कंपनी की सहायता से गद्दी पाई थी, मगर जल्द ही वह इसके सौदे पर पछताने लगा, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। वो समझ चुका था कि हम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, हम राजा सिर्फ नाम के हैं, नवाब सिर्फ नाम के हैं, हमसे सारे डिसीजन अंग्रेज ही करवाते हैं। ठीक है, यानी कि कंधे पे रख के बंदूक कौन चला रहा है? अंग्रेज चला रहे हैं, मीर जाफर के। कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था, जितना लूट सको लूटो, और वही कर रहे थे वो बंगाल के साथ। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों का खर्च भी बंगाल उठाएगा। उन्होंने यह भी तय किया कि बंगाल अपने राजस्व से कंपनी के भारत से होने वाले पूरे निर्यात का माल खरीदे। कंपनी अब भारत के साथ व्यापार ही नहीं कर रही, बल्कि बंगाल के नवाब पर अपने नियंत्रण का फायदा उठाकर प्रांत की दौलत भी लूट रही थी। अक्टूबर 1760 में मीर जाफर को मजबूर किया गया कि वह अपने दामाद मीर कासिम के हक में गद्दी छोड़ दें। अब यहाँ पे मीर कासिम को इन लोगों ने अपना पिट्ठू बना लिया, क्योंकि मीर जाफर कहीं ना कहीं बगावत के बिगुल बजा रहा था, इनके खिलाफ जा रहा था। तो इन्होंने कहा भैया तुम हट जाओ, हमने तो बैठाया था गद्दी पर, अब हम अपना नवाब चेंज करना चाहते हैं। मीर कासिम के हक में गद्दी छोड़ दी। मीर कासिम ने अपनी आकाओं की कृपा के बदले कंपनी को बर्दबान, मिदनापुर, चटगांव जिलों की जमींदारी सौंप दी, और वो बड़े अंग्रेज अधिकारियों को अच्छे अच्छे उपहार दिए, जिनकी कुल कीमत 29 लाख रुपए थी, उस जमाने के 29 लाख। फिर भी मीर कासिम अंग्रेजों की इच्छाएं पूरी ना कर सका, और जल्दी वह बंगाल में उनकी स्थिति और चालों के लिए खतरा बन गया। वह एक योग्य और शक्तिशाली शासक था और खुद को विदेश नियंत्रण से मुक्त कराने पर अड़ा हुआ था। अब उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं चलता होगा कि कब तक हम इनके अधीन रह के काम करेंगे, तो वो भी खड़ा हो गया और विदेश नियंत्रण के खिलाफ काम करने लगा। मीर कासिम को लगा कि अगर ये बदमाशियां जारी रही तो वो कभी बंगाल को शक्तिशाली नहीं बना सकेगा। वो समझ चुका था कि अगर वो सब कुछ अंग्रेजों को ही दे देगा तो वो अपना बंगाल कैसे चलाएगा।
सकेगा और न ही खुद को कंपनी के चंगुल से मुक्त करा सकेगा। इसलिए उसने एक बड़ा कदम उठाया और आंतरिक व्यापार पर सभी महसूल खत्म कर दिए। भारत के आंतरिक व्यापार पर सभी महसूल खत्म कर दिए। मगर विदेशी व्यापारी अपने और भारतीय व्यापारियों के बीच समानता को हरगिज बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। देखो, उन्होंने इसने सीधी सी बात की कि अगर विदेशी व्यापारी कर नहीं देते, महसूल नहीं देते, तो भारतीय व्यापारी भी महसूल नहीं देंगे। ये बात अंग्रेज व्यापारियों को पसंद नहीं आई कि हम और भारतीय व्यापारी कैसे बराबर में आ सकते हैं। बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने भारतीय व्यापारियों पर दोबारा महसूल लगाए जाने की मांग की। एक और लड़ाई अब सामने नजर आ रही थी। सच्चाई यह थी कि अब बंगाल के दो स्वामी नहीं हो सकते। मीर कासिम तो ये समझता था कि वह एक स्वतंत्र शासक है, मगर अंग्रेज चाहते थे कि वो उनके हाथों की कठपुतली बना रहे, क्योंकि उन्होंने ही उसे गद्दी पर बैठाया था। अनेक लड़ाइयों के बाद मीर कासिम ने 1763 में हटा दिया गया। मीर कासिम को भी 1763 में हटा दिया गया। तब वह अवध भाग गया और जहां उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और भगोड़े मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ समझौता किया। कंपनी की सेना के साथ तीन सहयोगियों की मुठभेड़ 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में हुई, जिसमें ये तीनों हार गए। देखिए, ये हमें देखने को मिलता है मीर कासिम 1763 में ये हटा दिया जाता है और भाग जाता है, अवध भाग जाता है। वहाँ नवाब शुजाउद्दौला, भगोड़े मुगल बादशाह आलम द्वितीय, ये तीनों त्रिमूर्ति लड़ते हैं अंग्रेजों से और बक्सर का युद्ध होता है। 1764 में कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध होता है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। उसी के कुछ साल बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें ये तीनों हार जाते हैं। यह भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था, ये भी प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, क्योंकि इसने दो बड़ी शक्तियों की संयुक्त सेना पर अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी थी। देखिए, आलम द्वितीय मुगल साम्राज्य का ठीक है, मुगल शासक, भगोड़ा ही सही, मुगल शासक, ठीक है, मुगल शासक रहता है आलम द्वितीय। इसकी भी सेना को हरा देता है और शुजाउद्दौला की भी सेना को हरा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब अंग्रेज अपनी दावेदारी काफी मजबूत महसूस करने लगते हैं। इस बीच 1765 में क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर लौट आता है। क्लाइव एक छोटा सा क्लर्क रहता है और कैसे दिमाग लगाता है और गवर्नर बन जाता है बंगाल का। शाह आलम द्वितीय अभी भी साम्राज्य का नाम मात्र का प्रमुख था। उससे कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लिया। इस तरह बंगाल के ऊपर उसके नियंत्रण को कानूनी मान्यता मिल गई थी। अब बंगाल के ऊपर उसके नियंत्रण को कानूनी मान्यता मिल गई थी। इस नियंत्रण से सबसे समृद्ध भारतीय प्रांत का पूरा राजस्व उसके हाथों में आ गया। देखिए, शाह आलम द्वितीय अभी भी साम्राज्य का नाम मात्र का प्रमुख था। उससे कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लिया था। इस तरह बंगाल के ऊपर उसके नियंत्रण को कानूनी मान्यता मिल गई थी। इस नियंत्रण में सबसे समृद्ध भारतीय प्रांत का पूरा राजस्व उसके हाथों में आ गया। बदले में कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए और उसे कौरा और इलाहाबाद जिले भी जीत कर दे दिए। सम्राट 6 वर्ष तक इलाहाबाद के किले में औरंगजेब का कैदी बनकर रहा। देखिए, इतना सब कुछ लेने के बाद अंग्रेजों ने उसे सिर्फ क्या दिया? 26 लाख रुपए पेंशन के तौर पर उसे दे दिया जाता है और उसे कौरा और इलाहाबाद जिले भी जीत कर दे दिए जाते हैं। सम्राट इतने में खुश हो जाता है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को भी लड़ाई के हर्जाने के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए देने पड़ते हैं। शुजाउद्दौला को देना पड़ता है, यहाँ पे 50 लाख रुपए देने पड़ते हैं। इसके अलावा दोनों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार अगर नवाब पर बाहरी हमला होता है तो कंपनी उसकी सहायता करती है, पर शर्त यह है कि नवाब को अपनी सहायता के लिए भेजी गई सेना के बदले में कंपनी को धन देना पड़ता है। इस समझौते के दौरान अवध का नवाब भी कंपनी का आश्रित बनकर रह गया। देखिए, अब शुजाउद्दौला जो खुद बेचारा सोच रहा था कि हम तो काफ़ी आज़ाद हैं, हम लड़के, मीर कासिम ने उसको क्या क्या सपने दिखाए होंगे, लेकिन पता नहीं, लेकिन मीर कासिम ने काफ़ी बड़े ही सपने दिखाए होंगे। अब तो उसके हाथ से भी 50 लाख गए और वो कहीं ना कहीं अब अंग्रेजों पर आश्रित होकर रह गया। अब बात करते हैं हम बंगाल प्रशासन की दोहरी व्यवस्था। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? हमने पढ़ लिया बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था। बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था, ठीक है। बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था पढ़ते हैं। 1765 ईस्वी से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बंगाल की वास्तविक स्वामी अवश्य हो गई थी। प्लासी जीत चुकी, बक्सर जीत चुकी, स्वामी अवश्य हो गई थी। कंपनी की सेना का बंगाल पर एक छत्र नियंत्रण स्थापित हो चुका था। राजनीति की संपूर्ण शक्ति इसके हाथों में आ गई थी। अपनी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए नवाब कंपनी पर पूरी तरह आश्रित हो ही चुका था। कंपनी के पदाधिकार अपनी ओर से बंगाल की संपदा को दोनों हाथों से बटोर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल कंगाली की कगार पर पहुंचा और कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया।
इसके स्थान पर वे बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदते और इसे विदेशों में बेचते थे। देखिए, भारत से ही पैसा लेते, भारत से ही सामान लेते और यहाँ से सामान लेके वो बाहर जाते विदेशों में उसे भारी कीमतों पर बेचते थे। इस धन को कंपनी की लागत पूंजी समझा जाता था और इसे कंपनी के लाभ के रूप में स्वीकार किया जाता था। सबसे बढ़कर बात यह थी कि मुनाफे के इस धन में से ब्रिटिश सरकार का भी अपना हिस्सा चाहती थी। अब ब्रिटिश सरकार भी अपना हिस्सा चाहती थी। 1767 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को 4 लाख पाउंड का भुगतान करने का आदेश दे दिया। देखिए, ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी दिमाग अब खुल रहे थे कि कंपनी तो बहुत तेजी से पैर पसार रही है भारत में और इतना ज़्यादा मुनाफा कर रही है, तो भैया तुम हमारे ही देश की तो कंपनी हो, तो हमें भी हिस्सा दो। हमारी महारानी एलिजाबेथ ने तुम्हें एकाधिकार दिया था, रॉयल चार्टर्ड के द्वारा तुम्हें ये कहा था कि तुम जाके पूर्व में व्यापार कर सकते हो, तो भैया हमें भी तो फायदा होना चाहिए। बिल्कुल वही करता है। तो यहाँ पे भी देखने को मिलता है बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था। अब हम पढ़ते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स और कार्निवालिस के युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहती है जो वॉरेन हेस्टिंग्स और कार्निवालिस के युद्ध और वॉरेन हेस्टिंग्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की एक प्रमुख शक्ति बन चुकी थी। 1772 की बात कर रहे हैं। प्लासी, बक्सर सब कुछ हो चुका है। अब बंगाल पर उसकी खुद की व्यवस्था है। ठीक है, तो 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपने भारत की एक प्रमुख शक्ति बन चुकी थी और अब आगे विजय से पहले इसे इंग्लैंड में बैठे डायरेक्टर और भारत में इसके अधिकारी बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत बना लेना चाहते थे। फिर भी भारतीय राजाओं के आपसी मामलों में दखल देने की उनकी आदत और इलाके तथा धन के उनके लालच ने जल्द ही उनको अनेक युद्धों में उलझा दिया। देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ अधिकार नहीं करना चाहते, व्यापार नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो और ज़्यादा अपने क्षेत्र को, अपनी जिसे बोल सकते हैं भारत में अधीनता, भारत को अधीन करने के लिए और बड़े राज्य पर कब्जा करना चाहते थे। इस कारण वो क्या करने लगे थे, आपसी मामलों में, भारतीय राजाओं के आपसी मामलों में भी दखल देने लगे थे। 1766 में उन्होंने मैसूर के हैदर अली पर हमले में हैदराबाद के निजाम का साथ दिया। 1766 में उन्होंने मैसूर के हैदर अली का पुत्र कौन रहता, टीपू सुल्तान। ठीक है, 1766 में उन्होंने मैसूर के हैदर अली पर हमले में हैदराबाद के निजाम का साथ दिया और फिर 1775 में अंग्रेजों का मराठों से टकराव हुआ। तब मराठों में शासन के लिए कड़ा संघर्ष चल रहा था, जिसमें बालक पेशवा माधवराव द्वितीय के समर्थक नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक ओर थे और रघुनाथ राव के समर्थक दूसरी ओर थे। मतलब नाना फडणवीस के नेतृत्व में पेशवा माधवराव द्वितीय एक ओर था और रघुनाथ राव के समर्थक दूसरी ओर थे। यह भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए बहुत अशुभ घड़ी थी। सभी मराठ सरदार पेशवा और उसके प्रधानमंत्री नाना फडणवीस की ओर एक हो गए। ठीक है, अब अंग्रेजों के लिए मुसीबत बढ़ गई क्योंकि सारे मराठा एक हो चुके हैं।